Okay, so let us look at how we can uh, derive or find out some of the consequences of relativity using the geometry of Minkowski spacetime. Using Minkowski spacetime geometry to uh, क्या बोलते prove or how do you say to appreciate or to prove ही लिख देते हैं consequences of STR. Consequences being related to simultaneous events, time dilation, length contraction, etc. Okay, so first is simultaneous events. Okay, if there are two observers in a S and S bar frame of reference, then last time we discussed what is going to be the nature of the geometry of space-time, especially if we are only considering time and the x-axis. So if time और x-axis को अगर हम consider करें तो let's suppose कि हमारा जो है ये जो है time axis है, this is the time axis. So this is x and this is CT axis, and let's suppose this is S frame of reference, so S bar frame हो गया आपका, let's suppose ये हो गया, ये CT बार हो गया, ये X बार हो गया. ऑलराइट, तो ओके तो एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक यू हैव एन ऑब्जर्वर इन द एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एंड यू हैव अनदर ऑब्जर्वर इन ट्रेन और अ बस दैट इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, है ना. So this is, let's suppose, the S frame and this is the S bar frame. Okay, so S bar frame is moving with a velocity v with respect to the S frame of reference. In that kind of a situation, let's suppose कि S bar frame में some simultaneous event happens. Okay, let's suppose यहाँ पे एक बल्ब है जो जल जाता है for a very small period of time on one end, और यहाँ पे एक बल्ब है. फिजिकल इवेंट कुछ भी हो सकता है, मैं बल्ब जलने का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं. एंड लेट्स सपोज दिस इवेंट इज़ नोन एज ए एंड दिस इवेंट इज़ नोन एज बी. ओके, तो ऐसा होता है कि ए एंड बी आर टू फिजिकल इवेंट्स दैट happen simultaneously with respect to S bar. ये इंपॉर्टेंट है, with respect to S bar frame. तो अगर S bar frame of reference में दो फिजिकल इवेंट्स A और B साइमल्टेनियसली होता है तो क्या होगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर साइमल्टेनियस है इसका मतलब दे हैपन एट द सेम टाइम, अकॉर्डिंग टू S bar frame of reference. So if they happen at the same time, इसका मतलब क्या है. Let's suppose they happen at some time like this. Okay, so let's suppose event A होता है यहाँ पे और event B होता है यहाँ पे. तो this is event A and this is event B. They happen at the same time मतलब जो
एस बार का टाइम एक्सिस होगा, उसमें इन दोनों का प्रोजेक्शन सेम ही होगा, राइट, बिकॉज बोथ द इवेंट्स आर happening simultaneously with respect to the S bar frame of reference. So that means the time period in the CT bar frame of reference for both the two physical events is exactly the same. इसका मतलब ये है कि मैं दोनों physical events को एक line से connect कर सकता हूँ, and that line is parallel to the S bar X bar frame of reference. Is this clear? Is this clear बेटा? यस सर। A और B सर जो ये है, लास्ट लाइन रिपीट कर देंगे। हाँ, A और B जो है, A और B जो है एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में साइमल्टेनियस है। तो एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ए और बी साइमल्टेनियस होने का मतलब है इनका जो प्रोजेक्शन है सी टी बार ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो सेम है। दैट मीन्स अगर ए से मैं सी टी बार में एक लाइन ड्रॉप करता हूं और बी से मैं सी टी बार में एक लाइन ड्रॉप करता हूं, इट इज़ द सेम लाइन। मतलब बेसिकली इट इज़ सम वैल्यू सी टी बार नॉट, लेट सपोज, मतलब ए हैपन्स एट सी टी बार नॉट, बी हैपन्स एट सी टी बार नॉट। तो इसलिए व्हाट हैपन्स ज्योमेट्रिकली इज दैट ये जो लाइन है दैट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी ऑन टू सी टी बार एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स बार एक्सिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। यस मैं नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये थोड़ा स्लैंटेड है इसलिए आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, मैं एक नॉर्मल जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिखाता हूँ। रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स और टी सी टी बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो स्ट्रेट लाइन होती है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है कि नहीं, मतलब इट इज पैरेलल टू द सी टी बार एक्सिस। जो ऑब्जेक्ट Yes. रेस्ट पे है उसका जो वर्ल्ड लाइन है इट इज पैरेलल टू द सी टी बार एक्सिस। और अगर दो इवेंट साइमल्टेनियस है, साइमल्टेनियस इवेंट्स, तो देन दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? साइमल्टेनियस इवेंट्स अगर दो हैं दे विल बी कनेक्टेड बाय द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes. तो sir. जब Yes, इस sir. तो जब हम एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, बल्कि क्योंकि एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा सा स्लांटेड है, इस तरह से स्लांटेड है, तो हमें इस तरह से बनाना होगा पॉइंट्स को दैट दे मेक श्योर दैट उनका जो टाइम प्रोजेक्शन है इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, फाइन। नाउ ये तो हो गया बेसिकली आपका एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है? एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनका जो टाइम है, लेट्स सपोज टाइम इज सी टी ए एंड सी टी बी, दे आर एग्जैक्टली इक्वल। सी टी बार ए है ना, सी टी बार ए इज इक्वल टू सी टी बार बी, दे आर एग्जैक्टली इक्वल। उनकी पोजीशन सेम नहीं है, पोजीशन क्या होगा? पोजीशन होगा ये। बेसिकली आप जब भी किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन लेते हैं, मतलब कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम जब यहाँ पे होता है, इस पॉइंट का कंपोनेंट यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों कंपोनेंट्स है। लेकिन जब स्लांटेड होता है ना, उसमें जो प्रोजेक्शन है, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे और इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? यू मेक श्योर दैट दूसरे कंपोनेंट के लाइन के साथ पैरेलल हो। इसका मतलब दूसरे कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ पहले कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन है। तो ये हो गया आपका एक्स बार ए और ये हो गया आपका एक्स बार बी। तो इसका मतलब ये है फिजिकल इवेंट ए अकॉर्डिंग टू एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स बार ए में होता है और एक्स बार बी में होता है। द पोजिशंस आर डिफरेंट बट सी टी बार ए में और सी टी बार बी में होता है, द टाइम पीरियड्स आर द सेम। इतना तो क्लियर है ना? ओके, नाउ अब मैं दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखता हूं इसको। दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन क्या होगा? ये लाइन होगी, दिस इज एक्स ए, और बी का लाइन क्या होगा? ये लाइन होगी, दिस इज एक्स बी। और टाइम क्या होगा? टाइम होगा ये लाइन,
और इसका टाइम होगा ये लाइन। तो ये हो गया CTA एंड CTB। समझ में आ रहा है मैं किस तरह से प्रोजेक्शंस ले रहा हूँ? तो according to the S frame of reference, the position at which physical event A happens is XA, and the time at which physical event A happens is CTA, and the position at which physical event B happens is XB, and the time at which physical event B happens is CTB. क्लियर है? क्लियर है ये? हाँ, तो अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम क्या हो गया, यहां से आप देख सकते हो कि CTA और CTB जो है बराबर नहीं है। CTA is not equal to CTB. Is this clear? They are both two different lines. One is this line and another is this line. That means they are different in the geometry of space-time. Are you understanding? So that means they are not simultaneous. A and B are not simultaneous according to A, and B are not simultaneous according to S. क्लियर है इतना? मैं वही कॉन्सिक्वेंसेस डिराइव कर रहा हूँ, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मिन्काउस्की स्पेस टाइम. If two physical events are simultaneous with respect to one observer, it does not mean that they are simultaneous with respect to another observer. That's all. सेम चीज़ मैं दूसरे ऑब्जर्वर के लिए भी दिखा सकता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एक लाइन है और दूसरा ये एक लाइन है और ये एक है और ये एक है, तो अगर एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दो इवेंट्स साइमल्टेनियस हैं, तो ये दोनों इवेंट्स किसके रेस्पेक्ट में साइमल्टेनियस होंगे? ए एंड बी, बताना. एस के रेस्पेक्ट में साइमल्टेनियस होंगे, ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एस बार के रेस्पेक्ट में साइमल्टेनियस हो, क्योंकि एस बार के रेस्पेक्ट में इनका जो पॉइंट्स है ये दोनों होंगी, दे आर डिफरेंट. सो इफ ए एंड बी आर साइमल्टेनियस विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट डज नॉट मीन दैट दे आर साइमल्टेनियस विथ रेस्पेक्ट टू एस बार. एंड इफ they are simultaneous with respect to S bar frame of reference, it does not mean that they're simultaneous with respect to S frame. This is clear? Yes, sir. All right. Let's move on to the next topic, which is time dilation. Same cheese. I am interested in finding out what is the time period and how the time period relates to two different observers based on the geometry of space-time. So let me draw again the same kind of a graph. This is X and CT frame of reference, S frame, and this is X bar and CT bar frame of reference. Okay, now let me give you an example. Let's suppose same example में यहाँ पे जैसे यहाँ पे था कि let's suppose कोई एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे है ना, और कोई एक ट्रेन के अंदर है. तो टाइम डायलेशन को मेजर करने के लिए ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. लेट्स सपोज कि जो इसके अंदर है, इसके हाथ में एक बल्ब है, इसके हाथ में एक बल्ब है और वो बल्ब जलता है दो बार बल्ब जलता है. एंड पहली बार जलता है तो फिजिकल इवेंट ए होता है और दूसरी बार जलता है तो फिजिकल इवेंट बी होता है. और हमें इन दोनों फिजिकल इवेंट्स के बीच का टाइम पीरियड दो ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट में मेजर करना है. ठीक है, एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है आगे, और एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर है उसके हाथ में एक लाइट बल्ब है जो दो बार जलता है. पहले जब एक बार जलता है तो उसको फिजिकल इवेंट ए बोलते हैं, पहले जब दूसरी बार जलता है उसको बोलते हैं फिजिकल इवेंट बी. तो ए और बी के बीच का जो टाइम पीरियड है वो
दोनों ऑब्जर्वर कैसे कैसे मेजर करेगा और उसके बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एज बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों फिजिकल इवेंट्स का पोजीशन सेम है कि नहीं? टाइम पीरियड अलग है बट पोजीशन तो सेम है एज बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। Yes, sir. तो अगर दोनों फिजिकल इवेंट्स जो हो रहे हैं वो एज बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम पोजीशन में हो रहा है, तो मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा जो सी टी बार एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ओके, तो लेट्स सपोज लेट्स सपोज तुम्हारा जो है फिजिकल इवेंट ए होता है यहाँ पे, फिजिकल इवेंट बी होता है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज फिजिकल इवेंट ए एंड दिस इज फिजिकल इवेंट बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिजिकल इवेंट ए एंड फिजिकल इवेंट बी हैपन्स एट द सेम लोकेशन but at different time periods with respect to the S bar frame of reference। मतलब इनका टाइम पीरियड क्या होगा? इनका टाइम पीरियड होगा ये एक टाइम पीरियड हो गया, दूसरा ये टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड हो गया लेट्स सपोज सी टी ए बार और इसका टाइम पीरियड हो गया सी टी बी बार। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा जो सी टी ए फिजिकल इवेंट होता है, ए होता है सी टी बार ए में और फिजिकल इवेंट बी होता है सी टी बार बी में। और क्योंकि वो लाइट बल्ब जो है एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रेस्ट पे है, तो इसलिए टी बार बी माइनस टी बार ए को हम लिख सकते हैं एज प्रॉपर टाइम, लेट्स सपोज डेल्टा टी, डेल्टा टाउ। ठीक है, या डेल्टा टी नॉट प्रॉपर टाइम होगा ना। प्रॉपर टाइम तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिकल इवेंट रेस्ट पे है। ये प्रॉपर टाइम हो गया। प्रॉपर टाइम वो होता है जिसमें फिजिकल इवेंट इज एट रेस्ट, मूव नहीं कर रहा। दिस इज प्रॉपर टाइम, राइट? Yes, sir. यस, सो ये हो गया सी टी बार बी। ओके, नाउ लेट्स, तो इनका पोजीशंस भी ऑफ कोर्स अलग अलग ही है, लेकिन पोजीशन से हमें नहीं कुछ लेना देना, वी आर इंटरेस्टेड इन द टाइम डायलेशन। नाउ लेट्स लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनका जो है वो क्या होगा। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज सी टी ए एंड दिस इज सी टी बी। तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इवेंट ए होता है सी टी ए में और इवेंट बी होता है सी टी बी में। ठीक है, और एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इवेंट ए की पोजीशन होती है ये और इवेंट बी की पोजीशन होती है ये। तो ये है एक्स ए एंड एक्स बी। तो हमारे पास मिल गया ये फाइनली ये ट्राइंगल। यहां तक क्लियर है? इज द डायग्राम क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम क्लियर है? ओके, अब जो है आप इस ट्राइंगल को देखो। ए बी और इसको मैं बोलता हूं सी, ये जो पॉइंट है ये सी है। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस ट्राइंगल। A B C, this is a right angle triangle. Yes, sir. This is a right angle triangle. Now just a moment, what is this angle? This angle is given by or this angle is given by phi, let's suppose। इस phi का सिग्निफिकेंस क्या है, कोई मुझे बता सकता है? लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। सर इस एंगल का tan हाइपरबोलिक v by c के बराबर है।
tan hyperbolic of phi is equal to v upon c. तो ये अगर phi है तो इसका मतलब ये भी phi है. This is phi. Yes, sir. All right. Okay. Very good. Now, let us look at the geometry of this whole thing. In triangle ACB, मैंने आपको प्रोजेक्शन के बारे में बताया था, जैसे साइन थीटा प्रोजेक्शन लेते, कॉस थीटा प्रोजेक्शन लेते इन नॉर्मल यूक्लिडियन स्पेस, उस तरह से हम साइन हाइपरबॉलिक प्रोजेक्शन और कॉस हाइपरबॉलिक प्रोजेक्शंस लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल्स इन मिनकॉस्की स्पेस टाइम. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लिखता हूँ दैट ए सी इज इक्वल टू ए बी cos hyperbolic phi, is this correct? AC is equal to AB cos hyperbolic phi. Yes, sir. And I write BC is equal to AB sin hyperbolic phi. Is this correct? AC is equal to AB cos hyperbolic phi and BC is equal to AB sin hyperbolic phi. Is this correct? Is this clear to everyone? Yes, sir. ठीक है. तो what is AC here? Sorry, what is AB here? AB is equal to CT B bar minus CT A bar is equal to C delta tau. AB ये है ना, ये AB है आपका. This is the same as this, na? This is the time period between both the physical events in the S bar frame of reference, which is a proper time between both the intervals. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं that मैं इसमें कौन सा इक्वेशन यूज़ करूँ. हाँ, मैं इसको ये इक्वेशन यूज़ करता हूँ, इस इक्वेशन को यूज़ करता हूँ. ठीक है, दो इक्वेशंस थे. ए सी इज इक्वल टू वॉट? ए सी इज इक्वल टू द टाइम पीरियड बिटवीन बोथ द फिजिकल इवेंट्स इन द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मतलब एस फ्रेम इज द मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू एस बार, विथ रेस्पेक्ट टू द फिजिकल इवेंट्स. तो ए सी इज द time period between both the two physical events according to an observer who is in relative motion, and AB is the time period between both the physical events according to a rest observer, though which is nothing but del tau. ये क्लियर है? AC क्लियर है ना? AC is this time period, AC is this time period, and AB is this time period. ए बी ये टाइम पीरियड है आपका. Yes. किसी को नहीं समझ में आया तो बता दो, बिकॉज ये बहुत ईजी है, बट इट इज़ नॉट, आप नहीं कर, खुद से नहीं कर पाओगे ये. इट इज़ डिफिकल्ट. वंस यू अंडरस्टैंड इट बिकम्स वेरी इजी, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ए सी इज द टाइम पीरियड इन द एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए बी इज द टाइम पीरियड इन द एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एंड एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम पीरियड को हमने प्रॉपर टाइम माना है, तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इट इज़ रिलेटिविस्टिक टाइम. तो ये आपका क्या हो गया? del t इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक फाई. दिस रिलेशनशिप इज ट्रू. दिस इज ट्रू. ट्रू है बेटा? Yes, sir. यहाँ पे वी कैन यूज cos hyperbolic identity that sec hyperbolic square phi is equal to 1 minus tan hyperbolic square phi. ये एक्सप्रेशन आपको मालूम होगा. Yes, sir. This is equal to 1 upon cos hyperbolic square phi is equal to 1 minus tan hyperbolic square phi, और cos hyperbolic square phi is equal to 1 upon 1 minus
tan hyperbolic square phi. tan hyperbolic phi क्या है? v अपॉन c. इसको अगर मैं यहाँ पे यूज करूँगा cos hyperbolic phi, this is equal to 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये है कि नहीं? Yes, sir. तो आपका फाइनली यहाँ पे क्या हो गया? यूजिंग दिस you finally get del t is equal to del tau upon root over 1 minus v square upon c square, which is the time dilation expression. Can you see this? Geometrically we have proved the time dilation expression between the time period between two physical events observed by an observer at rest and observed by an observer in motion. किसी को ये चीज समझ में नहीं है, आप बता सकते हो? It is clear? सबको क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ऑलराइट, तो आगे बढ़े, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आगे बढ़े. Yes, sir. ओके, सो ये हो गया आपका रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियस इवेंट्स. ये हो गया आपका टाइम डायलेशन. लेट अस लुक एट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. ओके, सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है. लेट अस लुक एट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. So let me again draw the similar kind of a diagram for link contraction. This is the x frame of reference. This is the CT axis. This is the CT bar and x bar and CT bar. तो यहाँ पे भी मैं दो ऑब्जर्वर्स को कंसिडर करूँगा. वन इज अ ऑब्जर्वर इन अ प्लेटफॉर्म एंड another is an observer in a train. Which is moving with a velocity v. This observer has is an s frame. This is an s bar frame. तो लेट्स सपोज कि जो रेस्ट ऑब्जर्वर है उसके पास एक स्केल है और इस स्केल का जो एंड पॉइंट्स है वो है ए एंड बी. तो व्हाट इज द लेंथ बिटवीन ए एंड बी अकॉर्डिंग टू एस एंड व्हाट इज द लेंथ बिटवीन ए एंड बी अकॉर्डिंग टू एस बार? सिंपल क्वेश्चन इज दैट. तो अगर ए एंड बी एस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो बंदा ए पॉइंट और बी पॉइंट को किसी भी टाइम पे मेजर कर सकता है. लेकिन अगर एस बार फ्रेम का ऑब्जर्वर मोशन में है तो उसको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दोनों साइमल्टेनियस मेजर करना होगा. ये आपको याद है, मैंने बताया था जब हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई मूविंग ऑब्जर्वर लेंथ मेजर करता है तो ही मस्ट मेजर बोथ द टू पॉइंट्स एट द सेम टाइम. मतलब साइमल्टेनियसली उसको मेजर करना पड़ेगा, तभी वो बोल सकता है कि ये डिस्टेंस है, नहीं तो उसकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी. रिमेंबर? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये है कि एस बार ऑब्जर्वर मस्ट मेजर ए एंड बी कोऑर्डिनेट्स साइमल्टेनियसली. एस फ्रेम के लिए ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि एस तो ऑटोमेटिकली रेस्ट पे ही है, तो रेस्ट पे है तो इट डजेंट मैटर, यू कैन मेजर ए एंड बी अदर टाइम्स ऑल्सो. तो अगर एस बार के लिए ए एंड बी साइमल्टेनियस मेजर करना पड़ेगा तो जब ए की मेजरमेंट होती है, लेट्स सपोज जब ए की मेजरमेंट होती है तो ए इज हियर, जब बी की मेजरमेंट होती है तो बी इज हियर. इसका मतलब दे हैव बीन मेजर्ड साइमल्टेनियसली. लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए and this is point B. Both the points have been measured simultaneously.
A refers to the measurement of position A by S bar and B refers to the measurement of position B by S bar at simultaneously. तो they have been measured simultaneously at let's suppose CT bar. ठीक है, CT bar में इनको measurement कर दिया. तो अब क्या है, अब जो है ये नहीं, अब जो है जो इनका प्रोजेक्शन होगा ऑन द एक्स बार एक्सिस दैट इज गिवन बाय एक्स ए बार एंड एक्स बी बार. तो क्या होगा कि एक्स बी बार माइनस एक्स ए बार विल गिव द लेंथ ऑफ द रॉड अकॉर्डिंग टू एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना. बट ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो रिलेटिविस्टिक लेंथ हो गया. रेस्ट लेंथ किसके रेस्पेक्ट में होगा, रेस्ट लेंथ होगा एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. तो एस बार के रेस्पेक्ट में देखते हैं रेस्ट लेंथ क्या होगा, ये होगा रेस्ट लेंथ आपका. रेस्ट लेंथ हो गया आपका एक्स बी एंड एक्स ए. सो एक्स बी माइनस एक्स ए विल बी डेल एल नॉट प्रॉपर लेंथ. यस, ये प्रॉपर लेंथ होगा ना, क्योंकि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो रेस्ट पे है. दिस इज ओके. Yes. All right. So now let me draw a triangle here. इसको हम C बोलते हैं. तो आपका जो ये ट्राइंगल है A B C वाला जो ट्राइंगल है A B C, इसमें एंगल जो है, ये एंगल क्या है, ये एंगल है फाई, जहाँ पे आपको मालूम है दैट tan phi इज इक्वल टू V अपॉन C. तो ये एंगल कितना हो गया फिर, ये एंगल भी फाई हो गया ना, ये फाई है, दिस इज फाई. सो इन ट्राइंगल A B C हम कह सकते हैं दैट cos हाइपरबॉलिक फाई इज इक्वल टू कितना होगा, cos हाइपरबॉलिक के लिए एडजेसेंट साइड AC अपॉन हाइपोटेन्यूस AB. तो AC क्या है, AC इज नथिंग बट एक्स बी माइनस एक्स ए, और ए बी क्या है, ए बी इज नथिंग बट एक्स बी बार माइनस एक्स ए बार. तो एक्स बी माइनस एक्स ए होता है आपका प्रॉपर लेंथ, और ये हो गया आपका रिलेटिविस्टिक लेंथ. तो कॉस हाइपरबॉलिक क्या था, सेम, ये चीज़ याद ही रख लो आप. सो यूजिंग ए, सो फ्रॉम ए, यूजिंग ए आई कैन से that 1 upon root over 1 minus v square upon c square tan hyperbolic sorry ये tan hyperbolic है is equal to del L naught upon del L, और del L is equal to del L naught root over 1 minus v square by c square. This is the formula for length contraction. Clear है? Yes, sir. सो स्पेस टाइम ज्योमेट्री से ज़्यादा इजीली हो गया बेस्ड ऑन जस्ट 1 और 2 कॉन्सेप्ट्स यूज्ड. बेटा पूरे क्लास को मैं पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आ गया? क्लियर है सर. क्लियर है, ओके. लेट अस डू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज मिनकास्की स्पेस टाइम डायग्राम्स to prove the concepts of simultaneous events, to prove the concept of time dilation, to prove the concept of length contraction, etc., etc. Let's go to the last point, which is the velocity transformations. Okay. मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ. लेट्स सपोज नॉर्मल जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपको मालूम है, एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ठीक है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और एस के रेस्पेक्ट में जो है आपका एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ठीक है, और एस बार के रेस्पेक्ट और एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका एस डबल बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ठीक है, तो एस के रेस्पेक्ट में एस बार की वेलोसिटी है 3c/5, और एस के ही रेस्पेक्ट में एस डबल बार की वेलोसिटी है c/3. कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ s double bar with respect to s bar? Can you find out?
निकाल पाओगे बेटा? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एस डबल बार विथ रिस्पेक्ट टू एस बार? यस सर। बताओ, 2 मिनट में सर निकाल। ये जो वेलोसिटी ऑफ एस डबल बार है ये एस एस के फ्रेम के रेस्पेक्ट में, रेफरेंस एस के रेस्पेक्ट में, में। मतलब ओके सर। एस बार की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एस एंड एस डबल बार की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एस। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि एस डबल बार की वेलोसिटी क्या होगी विथ रेस्पेक्ट टू एस बार, दैट इज द क्वेश्चन। सर -c/3। -c/3, वेरी गुड। तो मैं बाकियों के लिए भी करके देता हूँ। अगर वेलोसिटी ऑफ एस बार विथ रेस्पेक्ट टू एस को v मानते हैं तो दैट इज गिवन एज 3c/5। अगर वेलोसिटी ऑफ एस डबल बार विथ रेस्पेक्ट टू एस को ux मानते हैं दैट इज गिवन बाय c/3। और वेलोसिटी ऑफ एस डबल बार विथ रेस्पेक्ट टू एस बार को हम ux डैश मानते हैं, दैट इज नथिंग बट नॉट गिवन, दैट इज समथिंग वी वांट। सो देन ux bar is equal to ux minus v divided by 1 minus ux v upon c square। तो ये हो गया ux c/3 minus 3c/5 divided by 1 minus ux is equal to c/3 into v is equal to 3c/5 into 1 upon c square। तो ये हो गया आपका यहाँ पे c square कैंसिल हो गया and then you end up getting this is 15 and this is 5c minus 9c, है ना, 5c minus 9c इंटू नीचे आपका हो गया 15 ऊपर आ गया 15 minus 3 is equal to 12, है ना। नो सॉरी 3 कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे 3 भी कैंसिल हो गया। सो बेसिकली ये आ गया फिर 5 minus 4, 5 minus 1 4 एंड ऊपर 5 आ गया। तो ये आपका हो गया यहाँ से 3 एंड 5 minus 9 हो गया -4/3 इंटू 1/4c। तो ये हो गया -c/3 इज इक्वल टू -c/3। ठीक है, सबको क्लियर है? द वेलोसिटी ऑफ एस डबल बार विद रेस्पेक्ट टू एस बार इज -c/3। इसका मतलब है एस डबल बार इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट्स अ नेगेटिव साइन। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes. ऑल राइट। तो इसी चीज़ को हम इनकास्ट के स्पेस टाइम में कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? मैं इनकास्ट की स्पेस टाइम ज्योमेट्री के लिए मैं कैसे डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ? यहाँ पे 3 फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है, एस बार, एस डबल बार। सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी है? एस बार की। सबसे एस डबल बार की एस बार से कम है ना। 3c/5 इज ग्रेटर देन c/3। तो सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी एस बार की, तो उसको ध्यान में रखते हुए लेट्स ड्रॉ द मिनकास्ट की स्पेस टाइम डायग्राम। तो यहाँ पे आएगा हमारा सबसे पहले तो एस डबल बार, और दूसरा आएगा एस बार। इसको रेड से बना देता हूँ। ठीक है, सो ये हो गया आपका एक्स डबल बार, नहीं सॉरी ये एक्स बार हो गया, एंड ये हो गया आपका सी टी बार, ये हो गया तुम्हारा एक्स डबल बार, एंड ये सी टी डबल बार, ये हो गया तुम्हारा एक्स, एंड ये हो गया तुम्हारा सी टी। तो दिस इज एस बार एंड दिस इज एस डबल बार एंड दिस इज
सॉरी नो दिस इज एस, ओके एक सेकेंड. सो ये है एस फ्रेम, ये है तुम्हारा एस बार फ्रेम, ये है तुम्हारा एस डबल बार फ्रेम. इज इट क्लियर? रेस्ट में है एस फ्रेम, एस के रेस्पेक्ट में एस डबल बार फ्रेम मूविंग विद वेलोसिटी c/3, और उससे ज़्यादा एस बार फ्रेम इज मूविंग विद वेलोसिटी 3c/5. तो एस बार फ्रेम इज मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी कंपेयर टू एस डबल बार फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू द एस फ्रेम. डायग्राम इज क्लियर? Yes, sir. ऑल राइट. नाउ इनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटीज है दैट इज गिवन बाय देयर रिलेटिव एंगल्स. ये है लेट्स सपोज एंगल थीटा 1, इट गिव्स द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एस एंड एस डबल बार. ठीक है, ये है लेट्स सपोज तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी थीटा 2, दिस गिव्स द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एस एंड एस बार. ये है तुम्हारा वेलोसिटी, ये है तुम्हारा एंगल बिटवीन एस बार एंड एस डबल बार, इट गिव्स द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एस बार एंड एस डबल बार. ठीक है, ये एक हो गया, ये एक एंगल हो गया, और ये एक अनदर एंगल हो गया. ये थीटा 3 है. समझ में आ रहा है? जो एंगल्स हैं इनके बीच थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, दे बेसिकली गिव अस एन आइडिया अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटीज बिटवीन दीज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. ओके. Yes, sir. Theta 1 gives an idea of relative velocity between relative velocity of s double bar with respect to s. ठीक है. Theta 2 gives a relative velocity of s bar with respect to s. Theta 3 gives a relative velocity of s bar with respect to s double bar. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1. यस, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द कंस्ट्रक्शन. Yes, sir. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 हाइपरबॉलिक ले लेंगे दोनों साइड में. 10 हाइपरबॉलिक थीटा 3 इज इक्वल टू 10 हाइपरबॉलिक थीटा 2 माइनस थीटा 1. नाउ थीटा 2 माइनस थीटा 1 का जो 10 हाइपरबॉलिक है, इट हैज़ अ ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशनशिप. किसी को पता है? इफ आई वांट टू सेपरेट द टर्म्स, दिस इज एक्चुअली 10 हाइपरबॉलिक थीटा 2 माइनस 10 हाइपरबॉलिक थीटा 1 minus 10 hyperbolic theta 2 and multiplied by 10 hyperbolic theta 1. This is a relationship of 10 hyperbolic a minus b. 10 hyperbolic a minus b is equal to 10 hyperbolic a minus 10 hyperbolic b divided by 1 minus 10 hyperbolic a into 10 hyperbolic b. You have seen this kind of formula before? Yes, sir. Okay. So now, what is tan hyperbolic theta 1? What is tan hyperbolic theta 1? So 1/3. C by 3. C by sorry, 3 divided by one C. by- C by 3 divided by C. V by C है ना? V upon C Yes. है ना? तो C by 3 divided by C कितना हो गया? 1/3 हो गया. What is, है ना, इसको लिख देता हूँ. C by 3 divided by C is equal to 1/3. What is tan hyperbolic theta 2? 3 by 5. 3 by 5. And what is tan hyperbolic theta 3? ये हमें नहीं मालूम. It should come out to be C by 3, but ये हमें नहीं मालूम. ओके, तो ये हो गया आपका tan hyperbolic theta 3 is equal to, यहाँ पे मैं इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ. tan hyperbolic theta 2 is equal to 3 by 5 minus tan hyperbolic theta 1 is equal to 1/3 divided by 1 minus tan hyperbolic theta 2 is equal to 3 by 5 into theta 1/3 है ना. तो ये हो गया तुम्हारा, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस कम्स आउट टू बी 15. दिस इज 309 minus 5 into 5 minus 1 4/5. तो इससे हो गया ये 3. So this is equal to 4/3 into 4 is equal to 1/3, or tan hyperbolic
थीटा 3 इज इक्वल टू 1/3 हो गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ये क्या है, थीटा 3 एस बार विथ रेस्पेक्ट टू एस डबल बार, एस बार विथ रेस्पेक्ट टू एस डबल बार इज इक्वल टू c/3। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ एस डबल बार विथ रेस्पेक्ट टू एस बार इज इक्वल टू -c/3 है ना। अगर एस बार का वेलोसिटी एस डबल बार के रेस्पेक्ट में c/3 है, तो एस डबल बार का एस बार के रेस्पेक्ट में -c/3 हो गया ना। क्लियर Yes, है? sir. विच इज द सेम एज द आवर आंसर दैट वी गॉट हियर। जो आंसर हमें मिला था एग्जैक्टली द सेम एज दिस। कैन यू सी दिस? आप अप्रिशिएट कर पा रहे व्हाट वी आर डूइंग? Yes, sir. So Minkowski space-time geometry gives you a tool for doing calculations without actually having to invoke the Lorentz transformations. बिना लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस और 4 वेक्टर्स को इन्वोक किए ही मैंने यहाँ पे ना स्पेस टाइम इंटरवल को इन्वोक किया। ऑफ कोर्स दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, you know, because we have the idea of these kind of how the geometry is related between two observers are all connected to each other, but based upon the few concepts कि एंगल वेलोसिटी से कनेक्टेड है, ठीक है, और कॉम्पोनेंट्स को किस तरह से आपको रिलेट करना है इन राइट एंगल ट्राइंगल, उसको यूज़ करके आप ये सारा कुछ टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन सारा कुछ प्रूव कर सकते हैं। यू कैन डू ऑल ऑफ दिस। In fact, some of the calculations here in geometry is actually much more simpler. Now I know this is very new, that's why I'm going to ask again to the entire class. जो अभी डिस्कस किया सब कुछ क्लियर है? सर ये Yes, sir. डायग्राम इनको उसके डायग्राम में हम लोगों ने मतलब कि डबल बार को बीच में क्यों लिया है? क्योंकि इसका वेलोसिटी कम है ना। ये जो अच्छा, एस बार की जो वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू एस c/3 है, और एस डबल बार की जो वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एस वो c/3 है, और एस बार की जो वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू 3c/5 है ना। तो इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी वो ज़्यादा है ना, तो एंगल तो रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो Okay, sir. एस बार का एस के साथ रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा है ना, 3c/5 है। 3c/5 इज ग्रेटर देन c/3 ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। मैंने बस इसको राइट हैंड साइड में ड्रॉ किया है और इसको एस डबल बार लिखा है, बट इसको आप भूलना मत कि रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर एंगल डिपेंड करता है। जिसके बीच रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा होगा वो एंगल बड़ा होगा। ये इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी, देयरफॉर इसका एंगल में डिफरेंस है इस तरह से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यू नो, मे बी नॉट डायरेक्टली लाइक दिस, बट इससे रिलेटेड, तो आप यही कॉन्सेप्ट को यूज करके वो क्वेश्चन कर सकते हो। इज इट क्लियर बेटा? Yes. ऑल राइट, ओके। एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, जिस द टॉपिक ऑफ मैट्रिक टेंसर। आप लोगों ने लेवी सिविटा वगैरह तो पढ़ा होगा ना टेंसर एनालिसिस में। यस सर पढ़ा। लेवी सिविटा पढ़ा है ना, तो लेवी सिविटा मैं नहीं जाऊँगा तो भी चलेगा ना। लेवी सिविटा टेंसर पढ़ा है ना? सर अल्टरनेट टेंसर की बात कर रहे हो ना? ऑल्टरनेट टेंसर की बात कर रहा हूँ, एप्सिलॉन हाँ जी आई जे सर, के। पढ़ा है। पढ़ा है ना? यस सर। ठीक है, ओके फाइन। तो फिर मैं अल्टरनेट टेंसर्स पे नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ मैट्रिक टेंसर को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ओके, मैट्रिक टेंसर बेसिकली गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ दैट स्पेस इन विच यू आर मेकिंग कैलकुलेशंस। उस स्पेस में जहाँ पे आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उसमें इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, उसमें यू नो लेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो मैट्रिक टेंसर के अंदर छुपा हुआ होता है। तो बिफोर आई इंट्रोड्यूस द मैट्रिक टेंसर फॉर द मिनकॉस्की स्पेस टाइम, तो लेट मी इंट्रोड्यूस थोड़ा सा एक सिमिलर एक जो यूक्लिडियन स्पेस में, लेट्स सपोज हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं। सो दिस विल बेसिकली यूज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस अर्लियर, जब हम स्पेस टाइम इंटरवल डिस्कस कर रहे थे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर हम सिर्फ स्पेस को कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज एक्स वाई जेड, ओके, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट है, उनके बीच का जो लेंथ है हम मेजर करना चाहते हैं। लेट्स सपोज इट्स डी आर, एंड देन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। now हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड
within brackets 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dx dy dz. Are these two expressions equivalent? Are these Yes, sir. these two expressions are equivalent? So let's suppose this matrix is known as G. Mu nu करके मैं define कर देता हूँ. तो this can be written as G mu nu, and इसको मैं लिख देता हूँ dx mu and dx nu, where dx nu is equal to nothing but dx dy dz. तो ये जो हो गया, ये जो matrix है, it contains some information about how you measure lengths in that space and how you perform inner products. इसको हम explicitly नहीं बोलते हैं पहले, because हम Euclidean space में जब तक calculations करते हैं, some of the things we make it obvious. But now that you are going out of Euclidean space, you need to specify those obvious things. So this is what is known as a metric tensor. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. So this is nothing but actually dx nu, inner product of dx nu. This is the inner product. हमने ऐसे inner product को define किया था. If you remember, this is the inner product between a contravariant and a covariant term. तो यहाँ पे where g mu nu is equal to, sorry, g mu nu x mu is equal to, sorry, dx mu is equal to dx nu. Okay, so this gives an idea about how you perform the inner product between any two these things, the inner product of this and inner product of this. Okay, तो जब आप indices को change करते हैं तो x is this is what you get when you change the indices, when you go from one index to another. Let me show you another example. If you consider spherical polar coordinates, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर मैं डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूँ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, देन दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई. ओके, सो इफ आई एम इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, डी आर स्क्वायर इसको लिख देता हूँ, या डी एस स्क्वायर लिख देता हूँ, डी एस स्क्वायर. तो दिस इज गिवन एज डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर, है ना. इसको मैं लिख सकता हूँ, this can be written as dr d theta d phi, dr d theta d phi, and this can be written 1 0 0 and 0 r square 0 0 0 r square sine square theta and dr d theta d phi. Okay, this is how it can be written. Both these two expressions are equivalent, right? Yes, sir. If I write this as dx nu, dx1 is equal to dr, dx2 is equal to d theta, dx3 is equal to d phi, and this can be written as g mu nu dx mu dx nu, where this is nothing but the g here. Okay, so ये जो है आपका, this is simply nothing but can be written as dx nu and dx nu. So when you go from the covariant to contravariant, then you introduce this particular expression, and this basically defines an idea about how the nature of the what is the space spherical coordinates are, and how you perform an inner product, and how you measure the length in that spherical polar coordinates. So here G here is the metric tensor. It contains that information about the nature of that space. ठीक है. इसी तरह से if I go to Minkowski space time, now you know that in the Minkowski space time, if I want to measure the length between 2 points, so how is that written? That is nothing but c square minus c square dt square plus dx square plus di square plus dz square. This is the space time interval, yes or no? This is the space-time interval. So this can be written as minus dx0 square according to our convention, dx1 square, this is dx2 square, and this is dx3 square.
Okay, so this can be written as dx naught, dx1, dx2, dx3 minus 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 dx naught, dx1, dx2 and dx3. So if I say that dx new is equal to dx naught, dx1, dx2 एंड dx3, एक्चुअली सिर्फ dx के लिए नहीं, मैं बाकी वेक्टर्स के लिए भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ. तो दिस इज नथिंग बट g mu new dx mu dx new. So where this is the metric tensor g mu new. Okay, so this is nothing but dx new dx new. So this is the inner product of dx with itself. Okay, inner product. तो इनर प्रोडक्ट में जब dx न्यू को मैं टर्म को चेंज करता हूँ, इन दैट केस आई विल हैव टू अप्लाई दिस मेट्रिक टेंसर. सो व्हेन यू गोइंग फ्रॉम द कोवेरिएंट टू कॉन्ट्रावेरिएंट, देन यू अप्लाई द मेट्रिक टेंसर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बेसिकली dx न्यू के ऊपर अगर मैं मेट्रिक टेंसर को अप्लाई करता हूँ g न्यू म्यू, सो दिस इज नथिंग बट -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, नहीं सॉरी 0 0 1 0 0 0 0 1 इसमें दिस इज 4 इंटू 4, तो मुझे कैसे लिखना होता है 4 इंटू 1, कॉलम एक ही कॉलम होगा ना, रो अलग होंगे. dx नॉट, dx1, dx2, dx3. So this is written as nothing but minus c dt plus dx plus dy plus dz. ठीक है, so this here is known as g mu new is equal to -1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 is known as the metric tensor. Now what is the benefit of writing the inner product in this manner? The benefit is that आपको याद होगा जब हम 4 वेक्टर्स का कैलकुलेशंस कर रहे थे, उस टाइम पे मैं बार बार बता रहा था आपको कि इनर प्रोडक्ट लेने के टाइम पे टाइम कंपोनेंट के सामने माइनस लगा देना, इनर प्रोडक्ट करने के टाइम पे टाइम कंपोनेंट के सामने माइनस लगा देना. बोल रहा था ना मैं बार बार, याद है ना आपको? सर ये g Yes, mu sir. new dx new 4x1 मैट्रिक्स आएगी ना, आपने स्केलर लिखा. 4 क्रॉस क्या कह रहा हूँ? ये जो एक्सप्रेशन है -c dt plus dx plus dy plus dz, अच्छा सॉरी ये तो सॉरी स्केलर सॉरी सॉरी क्वांटिटी हाँ है. सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा. हाँ ये कह रहे हो ना आप? हाँ ये कह रहे हो आप, है ना? नो सर, कॉलम मैट्रिक्स. ये कॉलम मैट्रिक्स आना चाहिए. हाँ ये तुम सही कह रहे हो. वैसे तो आई थिंक दिस इज, मैंने लिखने में गलती कर दी इसको. पहले आई नीड टू राइट दिस एज Sir, it should be dx new in the subscript. Sorry, superscript. एक सेकेंड. दिस इज फाइन. क्या 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 करो आप? एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट. दिस इज सिंपली इक्वल टू dx naught, dx1, dx2, dx3 minus 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. तो दिस इज फाइन नाउ आई थिंक. यस सर. ये तो ठीक है ना अब? ये ठीक है ना बेटा? आई थिंक नाउ इट्स फाइन.
मैंने उसको उल्टा लिख दिया था. सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज, मैं जो बार बार आपको कह रहा था कि टाइम कंपोनेंट के सामने नेगेटिव लगा देना, द मोमेंट यू इंक्लूड दिस टर्म इन द कैलकुलेशंस यू डोंट हैव टू मेंशन दैट एनी मोर. तो जो भी आप कैलकुलेशंस करते हैं, जब भी आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं, यू जस्ट इंक्लूड दिस टर्म, देन यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई कि आप नेगेटिव, बिकॉज ऑटोमेटिकली इसके एक टर्म में जो है ये आ जाता है. फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस, फॉर द सेक ऑफ ईज, हमने इस टेंसर को इंक्लूड नहीं किया था, एंड देयरफॉर आई हैड टू मेंशन इट ओवर एंड ओवर अगेन कि please include the negative sign in front of the multiplication of the time components. But the moment in your calculations you include this particular matrix, which is the metric tensor, you don't have to say that anymore, because automatically your calculations will be such that time period के सामने आपका जो है time component के सामने अगर inner product लेते हैं तो negative sign automatically आ जाएगा. So whenever you look at the detailed study of, let's suppose, GTR and वगैरह, उसमें these terms are automatically included. So the metric tensor basically gives you an idea about how you perform inner products and what should be the nature of the inner products in Minkowski series time. Is it clear? Yes, sir. So inner product of dx nu and dx nu is simply given by g mu nu dx mu dx nu. उसी तरह से अगर फॉर एनी अदर वेक्टर मैं अगर कोई दूसरा वेक्टर डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स सपोज इन अ प्रोडक्ट बिटवीन ए इज़ अ 4 वेक्टर एंड बी इज़ ऑल्सो 4 वेक्टर, तो इसको लिख सकता हूँ जी म्यू न्यू ए म्यू बी म्यू. ओके, so this is just for any other random 4 vector. Okay, so this is true for other 4 vectors also, so where a and b are 4 vectors. So when a and b are 4 vectors, in that case when you define a inner product, then you can include the metric tensor in your calculations. Right, ठीक है. 2:10 हो गए यार. आपके क्लास भी है क्या अभी? Yes. अच्छा ठीक है, फिर आप ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. और मंडे को टेस्ट है, ठीक है, शाम